हेलो दोस्तों, मैं साहिल हुसैन और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था उसकी थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर ली है। जो भी टॉपिक्स थे हमने सब अच्छे से कवर कर लिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करे हमने और एएमयू जीएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे फॉर्मूले सारी थ्योरी हमने देख ली। अब चलिए एएमयू और जीएमआई में पूछे गए लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम है हमारा, अब क्या है ना कि हमने स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम कंबाइन भी हो चुके हैं, मतलब एक ही ईयर में। जैसे कि मान लीजिए ये एएमयू 2022, ठीक है, ये एएमयू में 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है फिजिक्स का और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। यह है क्वेश्चन 1 हमारा और यहाँ से हमारा क्वेश्चन 2 स्टार्ट है। तो चलिए हम एक एक करके सारे प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। तो 2022-23 में कुछ दो क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन था, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, these parts are then connected in parallel, ठीक है। if the equivalent resistance of this combination is r dash then the ratio r upon r dash is, कह रहा है एक हमारे पास वायर है, ध्यान से समझिएगा, एक वायर है, इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यही तो कह रहा है ना, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो चलो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। ये बताइए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, मटेरियल के चेंज होने के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, यानी कि रो और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कांस्टेंट है। हमारा लेंथ जो है ना उसी को काटा तो जा रहा है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं इसका टोटल लेंथ एल रहा, तो उस केस में इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी रो इंटू एल बाई ए हो जाएगी। अब हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो एक की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल अपॉन 5। ऐसे ही एल अपॉन 5, एल अपॉन 5, एल अपॉन 5, एल अपॉन 5 हमारे वायर को तोड़ लिया गया एल अपॉन 5 में, और इन पांचों को कौन से कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया। तो बताओ एक की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक की रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन 5 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो एल डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 अपॉन 5, ठीक है। अब इन 5 रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस इतना है, 5 रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस इतना है, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ऐड किया जाएगा, सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ऐड करने पर आर इक्विवेलेंट जो होता है वो जितनी बार हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उसको ऐड करते हैं उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। इसी को आर डैश बोल दिया गया है। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आर अपॉन आर डैश। आर हमारा ये है, आर डैश हमारा ये है, दोनों का रेशियो ले लो। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, तो बताओ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस। ये हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई रो एल डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 अपॉन 25। ये कैंसिल आउट हो जाएगा कंप्लीटली, 1 अपॉन 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन 1000 वॉट इज यूज्ड फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। देखिए क्या है ना, इलेक्ट्रिकल आयरन का जो पावर है वो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो अगर मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट हो जाएगा। आप लोगों को भी पता है 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है। एवरी डे ये 30 मिनट्स यूज करा जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल विल बी, और किलोवाट आवर में पूछ रहा है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना, पावर को किलोवाट में ले लेते हैं और टाइम को आर में ले लेते हैं। तो बताइए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ आवर, ठीक है ना। 0.5 आर हो जाएगा इनटू एवरी डे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मंथ ऑफ अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, ये हो जाएगा 15 और आर हो जाएगा। हमसे जूल एनर्जी पूछा जा रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 1 किलोवाट इनटू टाइम कितना लग रहा है हमारा 15 आर। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 15 किलोवाट आर, ठीक है।
तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, जो कि AMU 2021-22 में पूछा गया है। 2022 या 21-22 में पूछा गया था हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमने लिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड का मतलब होता है कि उस पर लिखा गया है 400 वॉट, 400 वॉट यानी कि उसकी पावर 400 वॉट है, ऑपरेट्स 10 आवर्स पर डे, ऑपरेट्स 10 आवर पर डे। उसके बाद व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, अगर 30 डेज के लिए ऑपरेट किया जा रहा है इसको, एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट टाइम, यानी कि उसका जो रेट है वो ₹3 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो कितना लग रहा है, ₹3 लग रहा है। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, यहां से टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डे से डे कैंसिल आउट हो गया, 30 × 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 300 आवर। क्लियर है। अब बताओ वर्क डन, यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर कितना हमारा 400 इंटू 300 किलो। अब एक और चीज है यहाँ पर, ये वॉट में रखा गया है ना, तो आप इसको सबसे पहले ना किलो वॉट में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 किलो वॉट, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हम रख देंगे 0.4 किलो वॉट इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना है हमारा 300 आवर। तो ये हो जाएगा 300 आवर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 किलो वॉट आवर। और 120 किलो वॉट आवर को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, तो ये हो जाएगा 120 यूनिट, यानी कि 120 यूनिट हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई और एक यूनिट का रेट कितना है 3 Rs। तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, टोटल प्राइस इज इक्वल टू 3 इंटू 120 इज इक्वल टू 360 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि 360 रुपीज। ठीक है, ये हमारा सेकेंड सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है हमारा जो कि AMU 2021-22 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हैं इसको, क्योंकि पिछला हमने थर्ड कैलकुलेट किया। 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 8 ओम आर कनेक्टेड टू अ ट्रायंगल। ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल विल बी। हमसे कहा जा रहा है ना कि 3 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक ट्रायंगल में, ये है कॉम्बिनेशन हमारा, और किसी भी एक साइड के अक्रॉस हमसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारा है पॉइंट ए और ये हमारा है पॉइंट बी। तो अगर मैं ए बी के अक्रॉस देखूंगा तो जब बताओ ये करंट ऐसे जाएगा, यहां से करंट कुछ आएगा और कुछ करंट, जैसे मैं मान लेता हूं इसमें करंट आई आया, इसमें I1 आया और इसमें I2 चला गया। तो I1 जो इधर जाएगा इसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो I1 इसमें भी I1 ही करंट आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंट करंट आ रहा है। कहने का मतलब जिसमें सेम करंट फ्लो करता है उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अगर इसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ए बी के क्रॉस हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 8 + 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 ओम ये दोनों मिल करके हो गए और नीचे एक हमारा क्या दिया हुआ है 8 ओम दिया हुआ है। तो फाइनली जो हमारा ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये तो हो गया हमारा 16 ओम, ये हो गया हमारा 8 ओम। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। हम डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट जब भी दो रेजिस्टेंस दिए गए हो ना, उस केस में हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, या आप बेसिक फॉर्मूले से भी जा सकते हो। तो 16 × 8 प्लस 16 + 8, 16 + 8 इज इक्वल टू क्या होता है 24। ये हो जाएगा 16 × 8 डिवाइडेड बाई 24, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, यानी 16/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि AMU 2020 एंड 21 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा इस सीरीज का। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ए वायर of given material having a length L of cross sectional area A has a resistance 4 ohm। हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ हमें दिया गया है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और बोला जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम। बना लिया फिगर हमने। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and cross sectional area 2 एम्पियर। तो बताओ इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी को अगर हम रो मान लें
तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, चूंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, तो रो इंटू एल बाई ए दैट इज इक्वल टू कितना दिया गया हमें, 4 ओम दिया गया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर इसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए, यही बोला गया है ना कि लेंथ को नहीं हाफ कर दिया गया, लेंथ हाफ कर दिया गया और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a के बराबर कर दी गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेंथ को l/2 कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a कर दिया, और रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। तो r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, l/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। फाइनली क्या हो जाएगा, रो l/a इंटू 1/4। अब हम जानते हैं रो l/a की जगह पर क्या दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 ओम। तो 1 ओम हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा AMU 2022-21 में पूछा गया था, व्हाट इज, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 था, 5 था, ये 6 हो जाएगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द सर्किट ऑफ फिगर इफ R इज इक्वल टू 3 ओम। ये जितने भी R आपको दिखाई दे रहे हैं सभी की वैल्यूज 3 ओम है और AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, ये जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बताइए इसमें जो करंट का फ्लो होगा वही करंट का फ्लो इसमें भी होने वाला है क्योंकि दूसरा कोई यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे, R के बराबर, 2R के बराबर हो जाएंगे। R प्लस R इज इक्वल टू 2R। 2R और R दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R डैश का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन यानी कि 3R। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2R/3। तो यहां तक हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 2R/3। अब ध्यान से देखना, ए और बी के अक्रॉस हमसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा। तो फाइनली हमारा ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए तो इसी में दोनों को R को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2R/3 प्लस R, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 3, यहाँ पर आएगा 2 + 3 + 3 यानी कि, और R कॉमन आ जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 + 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3R, यानी कि 8R/3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर R की वैल्यूज गिवन है तो R की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 8/3 इंटू R की वैल्यू 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 8 ओम। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि AMU 2019-20 में पूछा गया था और इसमें 2 सवाल पूछे गए थे इस चैप्टर से, जो कि मैंने साथ में ही ले रखे हैं। इसके पिछले वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ वोल्ट 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, जो भी है। अब यहां पर कह रहा है ना कि 220 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया जब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसका 176 रेजिस्टर्स, ठीक है, 176 ओम रेजिस्टर्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। मतलब एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 176 ओम और उसको बहुत सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन बना करके एक स्मॉल रेजिस्टेंस बनाया जाता है और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 एम्पियर के करंट का फ्लो होता है जब उसको 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो हमें बताना है कि कितने रेजिस्टेंस को ऐड करा गया होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि n रेजिस्टेंस को ऐड करा गया होगा। तो बताइए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाई n। अगर हमने अज्यूम कर लिया n रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है, तो जब सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है तो R इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई हमारा हो जाता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, जिसको हमने n अज्यूम कर लिया। अब कह रहा है ये बताओ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर V हमें दिया गया है 220 इज इक्वल टू I की वैल्यू 5 एम्पियर इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाई n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 220। अब इसको कैलकुलेट करके देखो कैसे कैलकुलेट होगा। ये तो चला जाएगा आपका 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20। अगर मैं 11 से इसको काटता हूं तो ये 4 बार में जाएगा और ये 11 से 11 1 जा 11, 11 6 जा 16 और 4 4 जा 16, यानी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 4 रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में 176 ओम के 4 रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसमें जो नेट करंट का फ्लो होगा वो 5 एम्पियर के करंट का फ्लो होगा अगर 220 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो n इज इक्वल टू हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, ए मैन यूजेज, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ए मैन यूजेज अ 100 वॉट बल्ब 8 आवर्स अ डे, ठीक है। तो टाइम दिया हुआ है जो बल्ब को यूज कर रहा है, तो बल्ब को यूज करने का जो टाइम है वो है 100 वॉट बल्ब, और बल्ब का जो रेट है, बल्ब का जो पावर है वो है हमें 100 वॉट गिवन है, 100 वॉट गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है 8 आवर्स अ डे एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में बोला गया 8 आवर्स अ डे, 8 आवर्स पर डे यूज करा जा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर लेते हैं, उसका पावर भी हमें गिवन है, वो है 300 वॉट, 4 आवर्स अ डे, ये यूज किया जा रहा है 4 आवर्स पर डे। उसके बाद से कह रहा है द टोटल कॉस्ट फॉर नवंबर, नवंबर मंथ में टोटल डेज कितने होते हैं, तो नवंबर मंथ में टोटल डेज होते हैं 30 डेज, ठीक है। नवंबर एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट विल बी, चलिए ठीक है। अब इसको भी वही काम करेंगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो ये इसको हम वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 0.1 किलोवाट और ये हो जाएगा 0.3 किलोवाट। अब ये 30 डेज के लिए ये भी काम कर रहा है, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दो, डे से डे कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारा जो टोटल टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा 4 3 12 आवर। इसको भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 आवर्स, क्लियर है। अब बताओ ये कितना हीट जनरेट करेगा, जो नेट हीट जनरेट होगा वो हीट जनरेटेड बाय बल्ब प्लस हीट जनरेटेड बाय हीटर। हीट जनरेटेड बाय बल्ब क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर कितना हमारा 0.1 किलोवाट इंटू आर कितना हमारा 240 आर, प्लस इसका पावर कितना है 0.3 इंटू डेज कितना, आवर्स कितना हमारा 120 आवर्स, 120 आवर्स, और ये किलोवाट है। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 किलोवाट आवर प्लस ये आ जाएगा 36 किलोवाट आवर, तो 36 प्लस 24 इज इक्वल टू 60 किलोवाट आवर। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 60 यूनिट। अब बताओ एक यूनिट का जो रेट है वो 4 रुपीज है, शायद ये दिया हुआ है ना 4 रुपीज, 4 रुपीज। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 60 यानी कि 240 रुपीज, 240 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो GMI 2022-23 में पूछा गया है, GMI 2022-23 में पूछा गया है। अब AMU वाले प्रॉब्लम जो भी पूछे गए थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे हमने कर लिए, हो सकता है मे बी और आगे क्वेश्चंस हो, लेकिन अब ये GMI के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। हमने AMU के कितने प्रॉब्लम कर लिए, 8 प्रॉब्लम कर लिए, और GMI के क्वेश्चंस अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसा अभी मैंने रिवीजन कराने के टाइम पर भी बताया था। एक तो हमारा क्या था I2R था, एक तो हमारा VI था, एक हमारा V2/R था, यानी कि I इंटू R2 हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। टिक इसी को करना है क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछ रहा है, ठीक है ना, डज नॉट रिप्रेजेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, वही वाला सवाल है, इतना वोल्ट है एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड, नहीं वो थोड़ा सा अलग ही है, 110 वोल्ट द बल्ब कंज्यूम विल बी, द बल्ब द पावर कंज्यूम विल बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। बल्ब पर जो रेट लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वॉट। जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है तो उस समय पावर कंज्यूम पूछ रहा है कि पावर कितना कंज्यूम होगा। अभी हमने पावर के 3 फॉर्मूले इसके पीछे देखे, यही वाले 3 फॉर्मूले ये इन तीनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे यहाँ पर 2 पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, एक 220 वोल्ट गिवन है और एक 110 वोल्ट गिवन है। कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सा लेंगे उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस, V की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, इसको देखने के लिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इस प्रॉब्लम को। क्या है कि यहाँ पर 220 वोल्ट और यहाँ पर 100 वॉट गिवन है, ये इसके रेट को बता रहा है। इसके रेट को बताने का मतलब इसको रेटेड है, रेटेड का मतलब इस पे लिखा हुआ है, कहने का मतलब यह है, इस पर लिखे हुए होने का मतलब यह है कि अगर 220 वोल्ट की बैटरी से इस बल्ब को कनेक्ट किया जाएगा तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ध्यान समझिएगा, अगर 220 वोल्ट के बैटरी से अगर इस बल्ब को कनेक्ट किया जाता है तब इसमें से कितना पावर कंज्यूम होगा, इसके द्वारा कितना पावर कंज्यूम होगा, 100 वॉट कंज्यूम होगा। लेकिन हमने तो 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है ना,
इस केस में ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हम बल्ब का क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इस पावर और इस पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से। बताओ पावर और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में कौन सा फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट। कौन सा लेंगे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी कितना हमारा 100 वॉट। ये हमारा रेजिस्टेंस निकल गया। देखो पावर चेंज हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है, लेकिन किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा हमने पता कर लिया कि रेजिस्टेंस हमारा इस बल्ब के लिए इतना है। तो अब पावर कंज्यूम कितना करेगा, अगर इसको 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे पावर का वी स्क्वायर। वी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, वी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, यही वाला रिलेशन है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V हमारा कौन सा पुट करेंगे, यहां पर V, यहां पर इसको पुट करेंगे, पावर कंज्यूम निकाल रहा है ना हम, तो इतने वोल्ट की बैटरी पर ऑपरेट हो रहा है, तो इसको हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 तो ऊपर चला जाएगा ना। तो यहां पर देखो 110 इंटू 110 से हम 220 को कैंसिल आउट करेंगे, दो बार में जाएगा, यानी कंप्लीटली यहाँ पर 1/4 आएगा इंटू 100 होगा, और कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग, ये 25 वॉट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगर 220 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट करते तो 100 वॉट पावर कंज्यूम करता, लेकिन हमने इसको 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 25 वॉट पावर कंज्यूम करेगा ये, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, अगर आप लोग अच्छे से सीख जाते हो, इसको अच्छे से देख लेते हो इस वीडियोस को, तो कोई भी प्रॉब्लम छूटेंगे नहीं, क्योंकि सेम टाइप के प्रॉब्लम बार बार रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह बना ले। जगह बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको मिटा दिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में कह रहा है A cylindrical conductor of length L and uniform cross sectional area A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material, यानी कि रो की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, has area of cross sectional area. ये बताइए, हमसे ये कहा जा रहा है एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टिविटी हम रो एज्यूम कर लेते हैं, इसका लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। इस केस में इसका रेजिस्टेंस है R, यानी कि मैं R इज इक्वल टू लिख सकता हूँ रो इंटू L बाई ए। पहली बार तो यही बोला गया। अब कह रहा है कि सेम कंडक्टर है जिसका लेंथ हमारा है 2L, सेम मटेरियल है यानी कि रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस के बराबर ही है, यानी कि रो इंटू L बाई ए के बराबर ही है। लेकिन यहाँ पर लेंथ तो इंक्रीज हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है क्रॉस सेक्शनल एरिया में ही डिक्रीमेंट आया होगा, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए डैश मान लेता हूँ। तो बताओ इसके लिए जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू ए डैश, जो कि हमने अज्यूम किया हुआ है, और ये पहले वाले रेजिस्टेंस के बराबर ही है, रो इंटू L बाई ए के बराबर है। बताओ रो से रो कैंसल आउट, L से L कैंसल आउट, ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ ए डैश इज इक्वल टू 2A। ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू 2A। तो अगर सेम रेजिस्टेंस हमें चाहिए और हम लेंथ में जितना इंक्रीमेंट करेंगे उतना ही हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी उसी रेशियो से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हमने लेंथ को 2 गुना किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रो इंटू L बाई ए, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 2A के बराबर होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पिछला सवाल हमारा कितने नंबर का था, 11 नंबर, यानी कि ये हमारा हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये हमारा पूछा गया है GMI 2022-23 के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज, A और B के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। बताओ अगर हम किसी करंट का फ्लो कराएंगे, ये करंट ऐसे जाएगा और ये करंट जैसे यहाँ पर पहुंचेगा ना, तो इसको इधर जाने में ना दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब ये करंट को फ्लो को रोकना चाहता है। लेकिन एक और रास्ता है इस करंट को पास करने का जो बिल्कुल विदाउट रेजिस्टेंस है, उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो बताओ कौन से पाथ को चूज करेगा, कंप्लीटली जो करंट होगा ना वो इसी पाथ से निकल जाएगा, इस रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है, यानी कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहां से लेकर के यहां तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जो भी करंट इधर की तरफ जाएगी उसको सीधा सा रास्ता ये मिल रहा है, वो कंप्लीटली बी पर पहुंच जाएगी। तो ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, केवल एक ही रेजिस्टेंस तो आ रहा है हमारा 4 ओम का, यानी कि 4 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम is bent in a form of closed circle. What is the effective resistance between 2 points A and B at the ends of
एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एक हमारे पास वायर है, वायर की लेंथ मैं एल अज्यूम कर लेता हूं, कोई दिक्कत इसमें? इसका हमसे कहा जा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ए अज्यूम कर लेते हैं, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा और ये वायर जिस मटेरियल की बनी होगी उसकी रेजिस्टिविटी रो होगी, तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। इसी लेंथ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, और किसी भी डायामीटर के अलोंग किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे कि इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए कि नहीं हो गए? ये हमारा पहला वायर हो गया, ये हमारा दूसरा वायर हो गया। दोनों में चेंज क्या आया, टोटल लेंथ तो एल थी ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई टू हो जाएगी, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई टू हो जाएगी। अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, जिसको मैं R1 अज्यूम कर लेता हूं, वो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाई ए, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही होगा रो इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाई ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये हमारा, अगर इसको मैंने R माना हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, R बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, R बाई टू। अरे आया कि नहीं आया? अगर ये R बाई टू हो गया, ये R बाई टू हो गया, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो रेजिस्टेंस अगर एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 कितना हमारा, R बाई टू इंटू R बाई टू डिवाइडेड बाई R बाई टू प्लस R बाई टू इज इक्वल टू R। एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, फाइनली 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा R बाई फोर। यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R बाई फोर हो जाएगा। अब हमें R इज इक्वल टू गिवन है 20 ओम, 20 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो 20 अप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 4 गुने से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 5 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसा करना चाहें हम तो, समझ में आया? तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, बताइए क्या जनरेटर है, क्या गैल्वेनोमीटर है, मोटर है, अमीटर है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि यही करंट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट के मेजरमेंट में काम आता है, जो अमीटर होता है ये भी करंट के मेजरमेंट में काम आता है, जो मोटर होता है हमारा वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा यहां पर जनरेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है हमारा वो 2021-22 में पूछा गया है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, अभी बताया मैंने, वो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। वो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टिविटी 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक होता है कंडक्टर का मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है, और दूसरा होता है टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड द टेम्परेचर। लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। तो रेजिस्टिविटी का पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और ये पूछा गया है जेएमआई के एग्जाम में 2021-22 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। 10 ओम रजिस्टर के अंदर कितना करंट का फ्लो हो रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये बताइए, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। मैंने एक चीज बताई आप लोगों को, क्या बताया कि जब भी 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो इन तीनों रेजिस्टेंस या जितने भी रेजिस्टेंस है सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 6 वोल्ट का मिल रहा है ना, वही इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, अगर हमारा स्विच ऑन है तो। ठीक है, तो 6 वोल्ट इसके भी अक्रॉस, इसके भी अक्रॉस, इसके भी अक्रॉस, इसके भी अक्रॉस। हमसे पूछ रहा है 10 ओम। 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो हमारा बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। और करंट हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ये हो जाएगा 6/10 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस।
देखिए रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, जहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर नॉट इंटू प्लस आर इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर नॉट प्लस आर अल्फा टी माइनस टी नॉट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये लिखूंगा मैं आर नॉट इंटू आर अल्फा टी माइनस आर टी नॉट। इस कांस्टेंट को यहां पर लेकर के आओ, ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर टी नॉट। क्लियर है, आर नॉट है, यहाँ पर भी आर नॉट है, ये भी आर नॉट है, ये सारे के सारे आर नॉट है। आर नॉट माइनस आर टी नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू टी, और ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखेंगे ये कुछ y इज इक्वल टू, ये हमारा mx है, x की जगह पर t है ना, तो ये हमारा mx है, mx प्लस ये कुछ कांस्टेंट है c, यानी कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ आ रहा है, और ये आर नॉट माइनस आर नॉट इंटू टी, ये हमारा कुछ मतलब c की वैल्यू है, c हमारा y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, यानी कि हमारा एग्जैक्टली कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ हमारा r वर्सेस t के बीच के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और स्ट्रेट लाइन किसी इंटरसेप्ट से पास हो रही है और ये ओरिजिन से पास नहीं होती है। इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमने पीछे कौन सा क्वेश्चन नंबर करा, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये कब पूछा गया है हमारा, ये पूछा गया है JMI 2020 एंड 21 में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। ये तीन क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें जो है, जो 2020-21 में पूछा गया है, कि बोथ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर आर डबल्ड, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी सेम, रिमेन्स सेम। कर लीजिएगा आप लोग, करके देख लीजिएगा। 2 दो गुना करिएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। To measure the potential difference between 2 points in a circuit, the voltmeter should be connected between the 2 points in the following fashion. To measure the potential difference between 2 points in a circuit, the voltmeter should be connected between the 2 points in the following. Parallel combination में ऐड किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग कि जब हम ओमीटर को ऐड करते हैं तो ओमीटर को किसी भी एलिमेंट में अगर हमें करंट को मेजर करना है तो करंट को मेजर करने के लिए ओमीटर का यूज किया जाता है। ओमीटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का यूज क्या है, वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा ये। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक ओमीटर एक गैल्वेनोमीटर। मैं आपको बता दूं कि ओमीटर का भी यूज हम करंट के मेजरमेंट के लिए करते हैं और गैल्वेनोमीटर का भी यूज हम करंट के मेजरमेंट के लिए करते हैं। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का यूज हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करते हैं। तो हमारा वैसे तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमारा केवल ओमीटर पढ़ाया जाता है, तो ओमीटर को टिक करके आना है आपको, है ना। गैल्वेनोमीटर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी दी नहीं जाती है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का भी यूज हम करंट के मेजरमेंट के लिए ही करते हैं। छोटे स्मॉल करंट को मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में गैल्वेनोमीटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हमें ओमीटर को ही टिक करके आना है। ऐसे प्रॉब्लम जब भी आ जाए, तो जब वन ऑप्शनल टाइप की प्रॉब्लम हो, केवल एक ऑप्शन करेक्ट करने हो, एक ऑप्शन चूज करने हो, उस केस में हम ओमीटर को चूज करेंगे। अगर 2-3 ऑप्शन चूज करने, मल्टीपल ऑप्शन वाले प्रॉब्लम हो, तो उस केस में हम दोनों ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। 21 की बात कर लेते हैं। व्हेन रजिस्टर्स ऑफ 5, 15, 60 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, तो बताइए आर इक्विवेलेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या कर लेंगे, 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/60। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। यहाँ पर क्या आएगा, 12 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 17/60, दैट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 60/17, दैट इज इक्वल टू 17 3 51 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 5, यानी कि 3.5 ओम आ जाएगा आंसर हमारा। लेकिन ऑप्शन में तो गिवन ही नहीं है 3.5 ओम, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, यानी कि 3 ओम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
द लॉज स्टेट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज इक्वल टू कूलॉम्स लॉ। मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है कूलॉम्स लॉ को, जाकर के आप देख सकते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 23 क्वेश्चंस कर लिए। 24 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 25 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और 26 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 27 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। GMI 2018-19 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन था टू चार्ज बॉडीज हैविंग इक्वल पोटेंशियल आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन दिस केस। तो हम जानते हैं कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा तभी करंट का फ्लो हो पाएगा। करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। अगर सेम पोटेंशियल के दो पॉइंट्स ले लिए जाए तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, तो जो करंट विल नॉट फ्लो हो जाएगा हमारा, पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम वी आई ग्राफ इज रेशियो बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज कांस्टेंट। बिल्कुल कांस्टेंट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है। कंडक्टर के केस में व्हेन वी इंक्रीजेस आई आल्सो इंक्रीजेस, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीज करेगा। व्हेन वी डिक्रीजेस आल्सो आई आल्सो डिक्रीजेस, हाँ बिल्कुल डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इन गैसेस द चार्ज कैरियर आर, अब देखो चार्ज कैरियर्स तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आयंस लिखने चाहिए थे। गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस दोनों हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो हम केवल एक ऑप्शन टिक करना है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ही टिक करेंगे, आयंस को टिक नहीं करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हमारे चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। अगर हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, वेरिंग करंट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी पॉसिबल। हम इस वेरिएबल रजिस्टर के केस में ना, हम जो करंट फाइंड आउट करते हैं, जो करंट मिलता है हमें, वो बहुत एनर्जी का लॉस नहीं होता, वो हमारे अकॉर्डिंग होता है कि कितना करंट हमें चाहिए, जितने करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेजिस्टेंस को उतना कम ज्यादा करके हम उतने ही करंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एनर्जी लॉस हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक रियो स्टेट भी है, तो रियो स्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ सेम जैसे होते हैं, तो वैसे तो हमारा आंसर हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन रियो स्टेट केवल लिखा हुआ होता तो हम रियो स्टेट को भी टिक कर सकते थे। तो इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, अब हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 27 क्वेश्चंस कर लिए। ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये की सवाल है, नहीं है, हाँ। तो 2020, 2018 एंड 19 में सवाल पूछा गया था, रीड स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है कि रीड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 केयरफुली, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड into increase its length x times then the resistance also increases by x times। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। अगर लेंथ को हम केवल इंक्रीज करें बाहर से किसी मटेरियल को ऐड करके, उस केस में लेंथ जितने रेशियो से इंक्रीज करेंगे उतने रेशियो से रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम उसी लेंथ को, जो हमारा वायर है उसी के लेंथ को स्ट्रेच करके हम उसके लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज भी तो होगा। तो जितने टाइम से इसको इंक्रीज करते हैं ना, उतने टाइम से हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाता है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर टाइम से हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस बाई एक्स टाइम्स, एक्स टाइम से नहीं एक्स स्क्वायर टाइम से इंक्रीज होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बिल्कुल डिपेंड करता है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम ढूंढ लेते हैं ऑप्शन, इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं, इफ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया, 28 किया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। केवल एक ही सवाल है, नहीं एक 30 भी है, तो ये 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो कि GMI 2019-20 में पूछा गया था। पहला सवाल है इसमें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर का भी यूज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल अमीटर और वोल्ट मीटर है, हम इन दोनों में से ही टिक करेंगे, इनको भी छोड़ देंगे, तो हम वोल्ट मीटर को ही टिक करके आएंगे। अगर हमें दोनों दो ऑप्शन टिक करने की इजाजत होगी तो हम इस केस में पोटेंशियोमीटर को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का भी यूज हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं पोटेंशियोमीटर का, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी जब आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में, तो उस टाइम पे आपको बताया जाएगा। एक EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उस केस में ये दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो EMF को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है जनरली, तो पोटेंशियोमीटर का यूज EMF मेजर करने के लिए किया जाता है, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं। हम ऑप्शन टिक करके आएंगे सी। विथ क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ना, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया, 30 हो गया। विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारा 31 क्वेश्चन हो जाएगा। 3 रेजिस्टेंस 10 ओम 15 ओम 30 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, तो वही काम करने वाले हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। बताइए 30 50 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6/30, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
30/6 इज इक्वल टू 5 ओम। तो 5 ओम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमने 31 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन था 31। तो हमने PYQs के 31 क्वेश्चंस केवल इस चैप्टर के सॉल्व किए। ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे उसके लास्ट 5-6 इयर्स के जितने भी प्रॉब्लम हमसे पूछे गए सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी लेकर के आएंगे हम, और थियरीज तो कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस वीडियो सीरीज को आगे की तरफ अगर मतलब आप देखते हुए जाते हो तो आपका JMI और AMU का एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।